आज एप्पल की मार्केट वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है। पर एक समय ऐसा भी था जब एप्पल बैंकरप्सी से बस 2 महीने दूर था और उस टाइम पे अगर एप्पल को एक काबिल लीडर ना मिला होता तो शायद आज एप्पल होता ही नहीं, और अगर एप्पल होता भी तो शायद इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड ना होता। सिचुएशन कितनी खराब थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था द फॉल ऑफ एन अमेरिकन आइकन, और वायर्ड मैगजीन ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था 101 वेज टू सेव एप्पल। और लिटरली उन्होंने 101 तरीके लिखे थे जिनसे एप्पल को बचाया जा सकता है। पर ये बहुत अजीब थे, जिनमें से एक तो ये था कि एप्पल को खुद को IBM और मोटोरोला जैसी बड़ी कंपनीज को बेच देना चाहिए, और एक तो ऐसा था कि एप्पल को खुद को रिलोकेट कर देना चाहिए बेंगलोर में और खुद को एज ए चीप कंपनी मार्केट करना चाहिए। पर इन सब के बावजूद वो कौन था जो एप्पल को इस कंडीशन से वापस लेके आया, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे लेके आया, ताकि आप भी इन सब से कुछ सीख सकें। एप्पल की शुरुआत 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके दो दोस्तों ने करी थी। इसके बाद 1980 में कंपनी ने IPO लॉन्च किया और कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन गई। पब्लिक कंपनी होने के बहुत सारे फायदे हैं, पर इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कंपनी को क्वार्टर टू क्वार्टर रिपोर्ट देनी होती है, क्योंकि अब ये कंपनी किसी मैनेजमेंट और बॉस की नहीं बल्कि पब्लिक की है। और इन्हीं इन्वेस्टर्स का ध्यान रखने के लिए कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाते हैं ताकि वो सही ढंग से काम करे। अब आप बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? बोर्ड तो सही ढंग से काम कराने के लिए ही होता है ताकि मैनेजमेंट कोई गड़बड़ी ना करे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि किसी और के सही ढंग और आपके सही ढंग में अंतर हो सकता है। और यही सेम चीज स्टीव जॉब्स के साथ हुई। स्टीव जॉब्स एप्पल प्रोडक्ट को एक प्रीमियम प्राइस पे बेचना चाहते थे, पर एप्पल के बोर्ड ऑफ मेंबर्स को लगता था कि अगर वो एप्पल प्रोडक्ट्स के प्राइस को मार्केट स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो शायद उनकी सेल बढ़े और कंपनी ज्यादा जल्दी ग्रो हो। स्टीव जॉब्स कंपनी को एक लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि वो प्रीमियमनेस मेंटेन रहे, पर कंपनी की बोर्ड को लगता था कि ज्यादा प्रोडक्ट लाइन होने से हमारी सेल बढ़ेगी, हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी और हम जल्दी ग्रो करेंगे। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1985 में स्टीव जॉब्स ने कंपनी को छोड़ दिया और वो जाते जाते अपने साथ एप्पल के कुछ और एम्प्लॉयज को ले गए और उन्होंने एक नई कंपनी बना दी NEXT, नेक्स्ट के नाम से, जिसे बाद में फिर एप्पल ने ही खरीदा। जॉब्स के जाने के साथ साथ एप्पल के अच्छे दिन भी चले गए थे। जो नया मैनेजमेंट आया उसने बिल्कुल वैसा ही किया जो बोर्ड चाहता था। उसने नए प्रोडक्ट लाइन शुरू करी, उसने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नए वेरिएंट लॉन्च करे और उनको कम प्राइस पे बेचना शुरू किया, और इन सारी चीज़ों की वजह से शुरुआत में रिवेन्यू इंक्रीज हुआ, पर फिर धीरे धीरे कंपनी की ब्रांड वैल्यू गिरती चली गई और इसका असर उनके रिवेन्यू पे भी दिखने लग गया। 1989 में कंपनी की पहली बार हिस्ट्री में सेल डिक्रीज हुई और इसी के चलते कंपनी का शेयर प्राइस 20% तक गिर गया। 1997 आते आते सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि कंपनी ने पहली बार किसी क्वार्टर में लॉस किया, और ये छोटा मोटा लॉस भी नहीं था बल्कि $740 मिलियन का था। और इसी लॉस को रिकवर करने के लिए कंपनी को 4100 एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा ताकि वो कुछ एक्सपेंस को मेंटेन कर सके। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पूरे मार्केट में एक न्यूज़ उड़ने लग गई थी कि एप्पल अब बर्बाद हो गया है। लेकिन फिर एंट्री होती है आपकी और मेरे सबके फेवरेट स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स सितंबर 1997 में कंपनी को रिजॉइन करते हैं और इसी के बाद शुरुआत होती है उस एप्पल की जिसे आज हम सब लोग जानते हैं। जॉब्स ने कंपनी में आते ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील साइन की जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट किया। जॉब्स ने डेस्कटॉप के 15 मॉडल को बिल्कुल बंद कर दिया और सिर्फ एक मॉडल को कंटिन्यू रखा। सारे पोर्टेबल और हैंडफुल मॉडल को बंद किया और एक लैपटॉप लॉन्च किया। प्रिंटर और बाकी छोटी एक्सेसरीज की तो सारी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी, और एप्पल के 6 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में से सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर को रखा और बाकी 5 के 5 डिस्ट्रीब्यूटर को बंद कर दिया, और एक नया ऑनलाइन स्टोर बनाया ताकि उनका कस्टमर उनसे डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि कस्टमर के दिमाग से कंफ्यूजन को दूर कर सके और एक नया प्रीमियम ब्रांड फिर से स्टेब्लिश कर सके। इसके बाद उन्होंने एक थिंक डिफरेंट नाम का एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया ताकि रिब्रांडिंग हो सके, और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था iMac। इस iMac की पहले 5 महीने में ही 8 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक गए, और इसी के साथ 1998 में एप्पल दोबारा से प्रॉफिटेबल बन गया। अब बारी है बिजनेस लेसन्स की जो आज की इस केस स्टडी से आपने और मैंने दोनों ने मिलकर सीखे, जिसमें से पहला है ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर। एक बार जॉब्स के किसी रिलेटिव ने उनसे पूछा कि उनको एप्पल का कौन सा मॉडल या कौन से मॉडल का डेस्कटॉप खरीदना चाहिए। ये उस टाइम की बात थी जब एप्पल के मार्केट में बहुत सारे मॉडल अवेलेबल थे। इस टाइम पे जॉब्स खुद भी कंफ्यूज हो गए थे कि वो कौन सा मॉडल रिकमेंड करे। इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया और इसको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया। दूसरा, ऑलवेज लिसन टू एक्सपर्ट। जो थिंक डिफरेंट नाम का कैंपेन जो इतना सक्सेसफुल कैंपेन रहा, वो जॉब्स के दिमाग की सोच नहीं थी बल्कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के किसी एम्प्लॉय ने उनको सजेस्ट किया था इस कैंपेन के बारे में, जिसको जॉब्स ने केयरफुली सुना और इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जो वो एम्प्लॉय था वो अपने काम में एक्सपर्ट था और जॉब्स ने उसको पूरी प्रायोरिटी दी।
तीसरा, फोकस ऑन कोर, और कह लो 80-20 प्रिंसिपल। शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी के 80% प्रोडक्ट कंपनी के 20% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होते हैं, और कंपनी के 20% प्रोडक्ट कंपनी के 80% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और एप्पल कभी भी उन 80% प्रोडक्ट पे ध्यान ही नहीं देता जो कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 20% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होते हैं। एप्पल हमेशा उन 20% प्रीमियम प्रोडक्ट पे ध्यान देता है जो कंपनी के 80% से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपको दूँ तो पूरी ग्लोबली स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एप्पल की सेल सिर्फ और सिर्फ 15% की है, पर जो एप्पल का प्रॉफिट का शेयर है वो 60 से 70% का है। आई होप आज का वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।